Hi guys, a warm welcome to all of you in today's session where we are going to discuss our session number 9 out of the 21 days challenge for the subject advanced accounts। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੱਪ 1 ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਦਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਐਫਐਮਐਸਐਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 21 ਡੇ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 21 ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨੇ हैं 21 ਸੈशंस ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड आज बारी है एडवांस अकाउंट ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੈਸ਼ਨ नंबर 9 ਦੀ 8 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। जो बच्चा पहली बार आए ना यूट्यूब चैनल कह रहा क्या बात कर रहे हो 8 हो गए, मुझे तो पता नहीं चला। तो कोई बात नहीं बेटा, हमारे चैनल पर जाकर लाइव वीडियोस के अंदर देख लेना, आपको मिल जाएंगे। एडवांस अकाउंट के नहीं, कॉस्टिंग और एफएमएसएम के मिल जाएंगे। और अगर किसी बच्चे ने पिछले कुछ सेशन मिस किए हैं तो जैसे ही समय मिलता है, बच्चे के समय तो मिलता ही नहीं, ऐसे गलत कह दिया, समय निकाल कर, समय मिलता है नहीं, समय निकाल कर उन वाले सेशंस को भी कर लो, ठीक है ना। अगर इस वीडियो तक पहुंच ही गए हो तो भाई पुत्र सबसे पहले लाइक कर देना। कि बच्चे कहते सर हमें ना बहुत अच्छे लगते हैं, हम 2 बार लाइक करेंगे। मैं कहता हूं बेटा इतना लाइक मत कर, यूट्यूब पे तो एक ही बार लाइक कर। फिजिकली जब तू मिलेगा फेस टू फेस तब तो जितना मर्जी लाइक कर लो, जितना मर्जी बोल दे, लेकिन यूट्यूब पे एक ही बार लाइक करने का मेरे को, ठीक है ना। नहीं तो वो 2 बार लाइक करेगा तो वो समझता है तू, हाँ जी। और साथ में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए क्योंकि सारे जो है नोट्स वहीं पर आने वाले हैं। चैनल को कर लेना पुत्र सब्सक्राइब, बेल आइकन नाले प्रेस कर लेना सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए हमारे चैनल पर पुत्र आने वाला है, ठीक है जी। तो चलिए पुत्र, देर किस गलती है, करिए अपना सेशन स्टार्ट। हाँ जी, तो 21 डेज चैलेंज फॉर ऑल दीज 3 सब्जेक्ट, जिसमें आज बात कर रहे हैं एडवांस अकाउंट डे नंबर 9 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर को होल्डिंग सब्सिडरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है। चैप्टर ओरिजिनली सीए इंटर में कभी होता ही नहीं था, सीए फाइनल का चैप्टर था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने कुछ समय पहले इसको सीए इंटर में ले आया। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 भी इसके लिए बनाया गया है। लेकिन जितनी बातचीत इस चैप्टर में हो जाती है उसके अलावा एएस 21 में अलग से पढ़ने का कुछ रहता नहीं है। मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं है कि वो आपकी एएस स्पेसिफिक है। जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट चैप्टर है, उसमें मेनली चीजें चैप्टर में हम चीजें अलग पढ़ाते हैं, एफआईबीएस वगैरह, और कुछ चीजें ऐसी जो एएस स्पेसिफिक है। वैल्यूएशन कैसे होगा, अगर शिफ्ट ऑफ कैटेगरी करंट टू लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म टू करंट तो कैसे डील होगा। यहां पर ऐसा नहीं है। आपने इस चैप्टर को जब कर लिया तो आप कह सकते हैं कि एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और उससे संबंधित एएस नंबर 21 भी आपका डन हो चुका है पुत्र, ठीक है। तो चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के रिलेशन की बात करती है। कहते हैं जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के मोर देन 50% ऑफ इक्विटी कैपिटल पर हक आ जाता है तो हम कहते हैं जिसका हक ऐसा है वो होल्डिंग है, और जिस कंपनी के शेयर एक्वायर किए गए हैं इस प्रकार से वो सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। अब एएस 21 और इंडिया में जो रूल्स बनाए गए हैं इनके लिए बाय द सेबी एंड अदर बॉडीज, तो उसके हिसाब से होल्डिंग कंपनी को ईयर एंड पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से तो प्रेजेंट करनी है, लेकिन ग्रुप की भी करनी है। ग्रुप की मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको बनाकर देनी है, जिसमें आप अपने साथ बाकी सभी सब्सिडरी जितने हैं उन सबको जोड़कर इकट्ठी ग्रुप की पोजीशन भी दिखाओगे, सो दैट जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है वो देखकर समझ सके कि भाई कंपनी कहां पर स्टैंड करती है, ठीक है ना। तो उसके लिए चैप्टर है बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉइंट, पूरा एंड टू एंड करेंगे, मजा आ जाएगा। तो चलिए पुत्र, एक बार फिर से स्वागत कर देंगे हैं ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ हैं। जयकारा सिर दा ते बोल सच्चे दरबार दी जय। आओ जी मित्रों प्यारो, करिए। क्वेश्चन स्टार्ट होता है कुछ इस प्रकार से, कहता है जी फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड वर प्रिपेयर्ड एज ऑन 31 मार्च 2019। तो 2 कंपनीज हैं जी, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। इक्विटी एंड लायबिलिटी का डाटा है और दूसरी तरफ एसेट्स का डाटा है। आइए देख लेते हैं। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का एक शेयर है, 12 लाख और 2 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक जनरल रिजर्व है, एक पीएनएल है, दोनों ही कंपनीज का, और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल है। तो छोटी सी बैलेंस शीट है, 4 आइटम है कुल मिलाकर। एसेट साइड में देखें, नॉन करंट एसेट सबसे पहले आ रहा है जी पीपीई। तो मशीनरी है 640 180, फर्नीचर है 375 34, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये नॉन करंट एसेट्स का ही भाग होता है। कहता है जी शेयर्स इन एस लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, और शेयर किसमें लिए हुए हैं 16,000 शेयर एस लिमिटेड में, 20 ईच। सब्सिडरी में देखा 2 लाख रुपए का कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का, यानी कि तुम्हारे टोटल शेयर हैं 20,000। इस 20,000 में से 16,000 शेयर तो होल्डिंग ने आपके लिए हुए हैं। अगर मैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना चाहूं तो 16,000 20,000 में से आपके पास है, तो ये हो जाता है जी 80%। 80% का होल्डिंग है होल्डिंग कंपनी का। करंट एसेट्स में देखने गए तो इन्वेंट्री है पुत्र, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक है। इतनी सी बात है। बैलेंस शीट तो छोटी छोटी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन बात है ये क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त एडजस्टमेंट्स हैं।
कहता है जी एच लिमिटेड ने एक्वायर किए 80% शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 18। अच्छा, हमारी बैलेंस शीट डेट कौन सी है? 31 मार्च 19। कहता जी मान लो पुत्र ये पूरा ईयर है, ये आपकी ईयर एंड डेट है, एक्विजिशन कब हुई है? 1 अप्रैल 18 को, यानी कि पहले ही दिन एक्विजिशन हो गई थी, तो पूरे साल के जो प्रॉफिट्स कमाए सब्सिडरी ने वो सारे के सारे पोस्ट वाले प्रॉफिट्स ही आपके माने जाएंगे। मतलब होल्डिंग कंपनी जब कंसीडर करेगी सब्सिडरी के प्रॉफिट में मेरा कितना हिस्सा है, प्री है या पोस्ट है, तो सारे ही पोस्ट होंगे, क्योंकि आप पहले ही दिन आकर बैठ गए तो सब्सिडरी ने जो भी कमाया पूरे साल उसके ऊपर आपका हक बनता है। कहता जी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जनरल रिजर्व एंड P&L ऑफ एस वाज 50,000 30,000। जनरल रिजर्व और P&L, कहते जो जनरल रिजर्व था तुम्हारा वो था 50,000 का, P&L था 30,000 का। ईयर एंड पर P&L हो गया 30 से 65 यानी कि 35,000 बढ़ गया, और जनरल रिजर्व 1,05,000 बढ़ चुका है। ठीक है ये वाली बात। उसके अलावा क्वेश्चन कहता जी एक मशीनरी है और फर्नीचर, इनकी बुक वैल्यू 2 लाख और बुक वैल्यू 40,000 किसके? एस लिमिटेड के। रीवैल्यू किए 3 लाख पर, मशीनरी गए थे 3 लाख की, और फर्नीचर 40 का नहीं 30,000 का है ऑन 1 अप्रैल फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स। तो जब होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर किया तो सवाल उठा ना कि कितने रुपए पर एक्विजिशन होगी, तो उसके लिए आपको नेट एसेट्स निकालने पड़ते हैं, बेसिकली हर एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू लगानी पड़ती है। तो कहते तुम्हारी बुक्स में मशीनरी की जो 2 लाख की वैल्यू है ना, इसको हम 3 लाख मानते हुए चलेंगे, लेकिन जो फर्नीचर 40,000 का दिखा रखा है उसको 30,000 मानते हुए चलेंगे। और ब्रैकेट में कहते हैं जी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ऑन द बेस ऑफ यूजफुल लाइफ मशीनरी का 10% है, फर्नीचर का 15% है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट का बहुत अच्छा एक पॉइंट यहां दिया गया। उसके अलावा क्वेश्चन कहता है जी ट्रेड पेबल्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 40,000 ड्यू टू एस लिमिटेड। ट्रेड पेबल ऑफ एच के क्रेडिटर्स में है एस, मतलब एच ने पेमेंट करनी है, तो सामान एस ने बेचा होगा एच को। फॉर गुड्स सप्लाइड सिंस द एक्विजिशन ऑफ द शेयर दीज गुड्स आर चार्ज एट 10% अबव कॉस्ट। तो जब एस ने सामान भेजा, अगर कॉस्ट प्राइस है 100, प्रॉफिट है 10 का, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है जी? 110 का है। कहते हैं इन्वेंट्रीज ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड द गुड्स कॉस्टिंग 55,000, और एच की इन्वेंट्री में एस ने भेजा ना, तो एच के पास कितना सामान पड़ा है? 55,000, और ये कॉस्ट टू एच है। जब कॉस्ट टू एच है मतलब ये क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ एस है। एस ने जितने पे सेल किया उसी पे तो एच की कॉस्ट है ना, तो इस 55,000 के अंदर एस का प्रॉफिट है कितना जी? 10/110 का, यानी कि 5,000 रुपए का प्रॉफिट है सब्सिडरी का। तो एक तो जब आप अकाउंट्स बनाओगे कंसोलिडेशन के लिए, आपस में आप एक दूसरे से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो आपको सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में से 5,000 रुपए माइनस करने होंगे, क्योंकि ये तो तुमने होल्डिंग को ही सामान बेचकर कमाया भाई, बाहर वालों से नहीं कमाए। सिमिलरली जो स्टॉक है एच लिमिटेड के पास 55,000 रुपए का, इसमें से भी ये 5,000 माइनस होने चाहिए, क्योंकि 55,000 के अंदर 5,000 रुपए का इंटर प्रॉफिट ऐड है, तो वहां से भी ये माइनस होगा। ठीक है। क्वेश्चन अंत में कहता है जी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच विद द सब्सिडरी एस एज एट 31 मार्च 19। तो हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। सुन दिखने में कितना आसान लगता है, अरे सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन इस बैलेंस शीट को करने के लिए कई सारे काम करने पड़ते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनेगा, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल यानी कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एच का कंसोलिडेटेड P&L, एच का कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, और उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट, और उस बैलेंस शीट में फिर नोट्स भी होंगे। और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करने से पहले आपको जो एडजस्टमेंट है खासकर आपके एसेट्स की, उसको टेक इनटू अकाउंट करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं उत्तर इस प्रश्न का दोस्तों। ये लीजिए, सबसे पहले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 आ गया जी रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी, और फिर बात करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर की। तो क्वेश्चन ने आपको क्या कहा? 1 अप्रैल 18 को डेट ऑफ एक्विजिशन है, और 31 मार्च को ईयर एंड है, 31 मार्च 19 को। जिस दिन होल्डिंग ने एक्वायर किया बुक वैल्यू थी 2 लाख, लेकिन आपने रिवैल्यू किया कि 3 लाख होना चाहिए। तो जिस दिन आपने रिवैल्यू किया उस दिन 1 लाख रुपए से वैल्यू बढ़ा दी, तो इसको कहेंगे जी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसका इंपैक्ट जाता है प्री में उसी दिन, लेकिन इसके कारण ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ हुआ, क्या होगा? डेप्रिसिएशन पे इंपैक्ट आएगा, उसका इंपैक्ट जाता है पोस्ट में। कितना डेप्रिसिएशन आपका एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपने एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, जिसके कारण एसेट पे डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगी। तो हम कह रहे हैं जी कैसे निकालना है? डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट। आपकी डेप्रिसिएशन किस पे आएगी? रीवैल्यू, और 3 लाख का क्वेश्चन ने कहा था 10% डेप्रिसिएशन, तो 30,000 की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। आपने कितनी चार्ज करी है? आपने तो 2 लाख के हिसाब से चार्ज करी है, क्योंकि इसका इंपैक्ट तो अभी तक लिया ही नहीं गया ना रिवैल्यूएशन का। तो आपकी डेप्रिसिएशन है 20,000 की, तो हमें एक्स्ट्रा कितनी चार्ज करनी है? अभी 10,000 रुपए की डेप्रिसिएशन।
सिमिलरली फर्नीचर के लिए देखते हैं, जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अप्रैल, आपकी बुक वैल्यू थी 40 लेकिन हमने रीवैल्यू किया 30 पे, तो ये लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हो गया जी, कम हो गई वैल्यू। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 10,000 है, और क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई तो आपने पहले ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाई होगी, वो डेप्रिसिएशन कम लगेगी, तो देयर विल बी सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन, देयर विल बी सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट 30,000 रीवैल्यू है, इसके ऊपर 15% बनता है 4500, जबकि आपने ऑलरेडी कितना चार्ज कर लिया 40,000 के ऊपर 15% 6,000, तो कितना डिफरेंस आ रहा है जी 1500 रुपए का। तो इसका इंपैक्ट कहां जाएगा जी, पोस्ट में जाएगा। ठीक है, पहले इसी का इंपैक्ट दिखा देता हूं। जब आप एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे ऑफ एस लिमिटेड, ये मैं दिखा देता हूं जी, ये देखिए कॉलम्स बने हुए प्री और ये पोस्ट का पी एंड एल, पोस्ट का जनरल रिजर्व। तो प्री में आकर देखेंगे मेरे साथ, प्री वाले कॉलम में देखिए आपने जब एसेट रिवैल्यू किया मशीनरी तो उसका प्रॉफिट प्री में ही ऐड हो गया, और जो फर्नीचर है उसके ऊपर लॉस आया तो वो भी यहीं से माइनस हो गया, और जो इनके डेप्रिसिएशन के इंपैक्ट से वो जाएंगे पोस्ट पी एंड एल में। तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मशीनरी लगी वो 10,000 रुपए की माइनस होगी, और फर्नीचर के केस में सेविंग इन डेप्रिसिएशन हुआ था वो 1,500 रुपया ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अनरियलाइज प्रॉफिट वाली चीज ये मैंने सारी आपको सिखाई कि एस ने एच को सेल किया, 55,000 रुपए का सामान जो एच के पास पड़ा है उसके अंदर 5,000 रुपए का यूआरपी है, यूआरपी बोले तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स है, तो सब्सिडरी के प्रॉफिट 5,000 रुपए से आपने कम करने हैं। ये देखिए माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट, ये 5,000 यहां से हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए जी, अब हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट पूरी तरह से करने के लिए तैयार हैं, सभी बच्चे मेरे साथ रहेंगे। पी एंड एल, क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि जिस दिन एक्विजिशन हुई ना 1 अप्रैल 2018 उस दिन आपका पी एंड एल था 30,000 और जनरल रिजर्व था 50,000, लेकिन ईयर एंड पर पी एंड एल कितना हो चुका था 65,000, तो 65 एट द एंड है, 30 इन द बिगनिंग था, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना बड़ा 35,000, और ड्यूरिंग द जनरल रिजर्व कितना बड़ा, बिगिनिंग में था 50, ईयर एंड पर आकर हो गया 1,55,000, 155 माइनस 50 कितना हो गया जी 1,05,000। तो आपका टोटल प्री है 80, पी एंड एल है 35 और जनरल रिजर्व है 1,05,000। टाइम एडजस्टमेंट यहां पर नहीं होगी। टाइम एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एक्विजिशन हुई है तो आप जो उसने पूरे साल का प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ मंथ्स का आप प्री में ले जाइए डिपेंडिंग ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि होल्डिंग ने पहले ही दिन एक्वायर कर लिया, तो पहले दिन के बाद का जो भी प्रॉफिट है पूरे साल का वो पोस्ट ही बनता है, तो टाइम एडजस्टमेंट यहां पर लागू नहीं होगी। ये आपकी वैल्यूज आ गई जी 80,000, 35, 1,05,000, ये सारा काम हमने प्लस माइनस करके दिखा दिया, तो यू गेट दिस वैल्यूज एज 1,70,000 प्री, पोस्ट का प्रॉफिट पी एंड एल 21,500 और पोस्ट का जनरल रिजर्व 1,05,000। अब इसके दो दो हिस्से कर दीजिए, जितना होल्डिंग का शेयर है वो हिस्सा अलग कर दो, माइनॉरिटी वाला हिस्सा अलग कर दो। माइनॉरिटी कौन, सब्सिडरी। होल्डिंग का शेयर है 80%, सब्सिडरी का 20%, सब में से आपने 80-20 80-20 80-20 पुत्र अलग अलग कर दिया। ठीक है जी, सब में से 80-20 आपने अलग अलग कर दिया, डन हो गया। इसके बेस पर आगे वाले नोट्स बनेंगे। तो सबसे पहले आ गया जी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि कितने रुपए का गुडविल या कैपिटल राइज हुआ इस ट्रांजैक्शन में। तो होल्डिंग ने जब इन्वेस्टमेंट करी थी कितने रुपए लगाए थे, ये रहा जी, शेयर्स लिए थे 3,20,000 के। तो जिस दिन आपने शेयर लिए उस दिन आपका कितने रुपए पर हक बनता था वर्सेस आपने कितने दिए, आपने दिए कितने 3,20। अब हमें देखना है कि इसके बदले आपको मिला क्या। तो आपको जो बदले में मिला दैट इज द नेटवर्थ, और नेटवर्थ का मतलब है सिंपली आप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस के माध्यम से देख लो। जिस चीज को अमालगामेशन में नेट एसेट बोलते हैं वही चीज नेटवर्थ है। तो चाहे एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर लो या शेयर कैपिटल रिजर्व्स के थ्रू चले जाओ, भाई एक ही बात है। आपने इन्वेस्ट करा 3,20, बदले में क्या मिला, एक तो आपको शेयर कैपिटल मिला, 2 लाख का टोटल शेयर कैपिटल है, उसमें से 80% 1,60,000, और जिस दिन आपने एक्वायर किया उस दिन टोटल प्रॉफिट थे इनके 1,70,000 के, जिसमें आपने कोई योगदान नहीं दिया। तो जब आप सब्सिडरी को एक्वायर करने गए वो कहते भाई हमने आज तक 1,70,000 कमाया हुआ है, उसमें से तुम्हारा शेयर, क्योंकि तुम हमारी कंपनी में आ गए तो तुम तो कह दोगे कि भाई 1,36,000 मेरा, लेकिन तुमने इसके लिए तो पैसा दिया नहीं, तो तुम हमें आज इसके लिए पेमेंट करो। तो एक मुझे 1,36,000 के प्रॉफिट मिले, तब भी मैंने 3,20 जो दिया वो इन दोनों चीजों को एक्सीड कर गया, कितने से 24,000, यानी कि जिस कंपनी को एक्वायर किया उसका नाम है, इज्जत है मार्केट में, उसका आपने 24,000 रुपया दिया, गुडविल आया जी 24,000। फिर बात आ रही है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। माइनॉरिटी इंटरेस्ट रेफर करता है सब्सिडरी का शेयर, सिंपल सी बात है। अब वो माइनॉरिटी हो गए क्योंकि 50 से ज्यादा तो ले गया होल्डिंग, इस केस में 80, तो जो 20 रह गया वो माइनॉरिटी है। तो शेयर कैपिटल का 20%, और ये सभी 20% के प्री प्रॉफिट, 20% का पोस्ट प्रॉफिट और 20% का पोस्ट जनरल, जब ये सारी चीजें यहां पर आकर मिक्स हो गई तो इनकी जो कंसोलिडेटेड वैल्यू है वो है 99,300। तो अगर हमें शो करना है कि माइनॉरिटी वालों का टोटल कितने रुपए का नेटवर्थ है, कितने रुपए का स्टेक है, तो मैं कह सकता हूं 99,300 का है। उसके बाद आया
जब आप बैलेंस शीट बनाओगे पूरे ग्रुप की बनती है होल्डिंग प्लस ऑल द सब्सिडरी, तो होल्डिंग का खुद का P&L कितना था और खुद का जनरल रिजर्व कितना था, ये आइए बैलेंस शीट के अंदर आएंगे। ये देखिए होल्डिंग का बेटा खुद का जनरल रिजर्व 4,35,000, होल्डिंग का खुद का P&L 280, ये तो इसका खुद का है, प्लस ड्यूरिंग देयर आपने सब्सिडरी से भी तो कमाया, तो वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। कहां, ये देखिए आपने सब्सिडरी से कमाया तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से 17,200 और करंट ईयर के रिजर्व्स में से 84,000 ये अमाउंट आपको मिलेगा, राइट। तो आपने क्या किया, आप कह रहे जी एच लिमिटेड का खुद का P&L है 280 का, प्लस साथ में 80% आपको मिलेगा जी उस कंपनी से 17,200, तो टोटल 297,200 आएगा आपकी बैलेंस शीट में। सिमिलरली कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, एच का खुद का रिजर्व है 4,35,000 और सब्सिडरी का जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर जितना इंक्रीज हुआ उसमें से 80% मिलेगा 84,000, तो टोटल आ गया पुत्र 5,19,000 रुपए। ये सारे नोट्स बनने हैं बैलेंस शीट बनाने से पहले, ठीक है। उसके बाद अब फाइनल काम पर आते हैं जी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एंड इट्स सब्सिडरी एज एट 31 मार्च 19। सबसे पहला हेडिंग आ रहा है जी इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरी तरफ नीचे आएगा एसेट्स। तो फर्स्ट आइटम बेटा इसके अंदर आ रही है शेयर होल्डर फंड, जिसमें फर्स्ट हेड आ रहा है शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। शेयर कैपिटल किसका आएगा, सिर्फ होल्डिंग का आएगा, बच्चे का सब्सिडरी का आएगा, बनाया ना नोट माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, उसमें उनका शेयर कैपिटल लिख दिया। ये लीजिए, तो नोट 1 शेयर कैपिटल बेटा इसमें आ गया इशूड एंड पेड अप, क्वेश्चन में जितना दिया है उतना ही लिख सकते हैं, ऑथराइज्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो जितना बैलेंस शीट में था सेम टू सेम यहाँ पर आ गया। उसके बाद आ रहे जी रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 के लिए। तो नोट नंबर 2 में कौन से रिजर्व आएंगे, होल्डिंग का ही P&L और होल्डिंग का ही जनरल रिजर्व, लेकिन नाम क्या है कंसोलिडेटेड, मतलब तुम्हारा खुद का कितना था प्लस सब्सिडरी से कितना, मतलब जिसके लिए हमने दो नोट बनाए थे, नोट नंबर 4 और 5 या डी और ई आप कह सकते हैं। उसके बाद आ रहा है जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसको लायबिलिटीज से अलग दिखाया जाता है, ये शेयर होल्डर फंड से भी अलग और जो आउटसाइड लायबिलिटी है उससे अलग दिखाया जाता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसकी वैल्यू हम नोट नंबर सी में निकाल चुके हैं 99,300। नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है, करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल था, नोट नंबर 3 बनाया, आपने सिंपली ऐड कर देना है होल्डिंग प्लस सब्सिडरी के ट्रेड पेबल को। ये देखिए मैं बताता हूं जी, ये रहा ट्रेड पेबल 325 प्लस 125 कितना होगा जी 4,50,000। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन ने यहां एक बड़ी अमेजिंग चीज बताई थी, ट्रेड पेएबल ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 40,000 ड्यू टू एस लिमिटेड फॉर गुड सप्लाइड सिंस द एक्विजिशन। तो आपस में म्यूचुअल होंगे, एच ने एस को देने हैं 40,000, एस कह रहे हैं मैंने एच से लेने हैं, तो एक के ट्रेड पेएबल में एक के रिसीवेबल में है, आपस में थोड़ी लोगे दोगे, तो ये म्यूचुअल होइंग बोलते हैं, इसका अमाउंट आपने माइनस कर देना। ये लीजिए नोट नंबर 3, एच का कितना है 3,25,000, एस का कितना है 1,25,000 और म्यूचुअल होइंग 40,000 की माइनस करते हुए आगे जी 4,10,000 रुपए, ये आ गया और आपने टोटल कर दिया 25,25,500 रुपए का लायबिलिटीज का टोटल आ गया। एसेट साइड पर चलते हैं, सबसे पहली आइटम है नॉन करंट एसेट, जिसके अंदर पहला हेड है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, दूसरा हेड कौन सा होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। जब दोनों कंपनी आपस में मिक्स हो गई तो जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में दिख रही थी वो यहाँ अलग से नहीं आएगी, क्योंकि उसको यूज करते हुए हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाले नोट में गुडविल निकाल ली थी। चलिए एनी हाउ, सबसे पहला आइटम आ रहा है पीपीई, जिसके लिए नोट नंबर है जी 4। नोट नंबर 4 में गई पीपीई, दो आपके पास कौन कौन से आइटम है, मशीनरी है, फर्नीचर और क्या कोई और आइटम भी थी, नहीं दो ही थी, मशीनरी फर्नीचर। तो एच प्लस एस करना है, एच का तो आपने टच भी नहीं किया, बैलेंस शीट में जो वैल्यू थी एच की मशीनरी और फर्नीचर की एज इट इज लिख दी, लेकिन एस लिमिटेड में आपको काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा जब आपने एक्वायर किया तो बुक वैल्यू थी 180, लेकिन आपने इसको इंक्रीज किया था कितने रुपए से, 1 लाख से। और ये देखो मैं एक मिनट दिखाता हूं कैसे करो, सीधी सी बात, बैलेंस शीट में देखो इसकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, सब्सिडरी की 180 है, आपने इसमें क्या क्या चेंजेस किए, तो आपने दो चेंज करे थे। जब हमने यहां पर देखा, एक तो 1 लाख रुपए से वैल्यू बढ़ाई थी और दूसरा डेप्रिसिएशन 10,000 से माइनस करी थी, तो ये काम आपने करना है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1 लाख का ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो वैल्यू आ गई क्लोजिंग में नेट 270, ऐड कर दिए मशीनरी आ गया 9,10,000 का। सिमिलरली फर्नीचर, आप एस की बुक्स में देखो जाकर बैलेंस शीट रेट पर 34,000 है, लेकिन जो चीज रह गई थी करनी उसे अब हम करेंगे। जब आपने रिवैल्यू किया था एक 10,000 का लॉस था, माइनस करो और डेप्रिसिएशन की सेविंग हुई थी तो वो 1,500 रुपए एड बैक कर दो, तो ये आ गया 25,500 और नेट आ गया जी 4,05,000 रुपए होल्डिंग प्लस सब्सिडरी का फर्नीचर मिलाकर। आपने फर्दर ये मशीनरी और ये फर्नीचर दोनों को ऐड कर दिया, तो आपका टोटल अमाउंट आ गया जी 13,10,500 रुपए का, जो कि आप यहां पर जाकर पुत्र लिख देंगे। उसके बाद आ रहा है जी इंटेंजिबल एसेट, इसमें क्या आएगा जी, एक ही आइटम आएगी आपकी गुडविल इंटेंजिबल एसेट, ये लीजिए इंटेंजिबल एसेट के अंदर गुडविल, नोट नंबर भी जो हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का नोट बनाया था वो वाली चीज हो गई। उसके बाद आ रहा है पुत्र करंट एसेट्स,
करंट एसेट के अंदर नंबर 1 है जी इन्वेंट्री, नोट नंबर 6 होल्डिंग और सब्सिडी दोनों की ऐड करेंगे और याद रहे अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस होगा। तो इन्वेंट्री में एच का था 268,000, एस का है 62,000, ये बैलेंस शीट से कॉपी पेस्ट है वैल्यू, लेकिन मेन बात क्या है, माइनस करना है अनरियलाइज प्रॉफिट 5,000 का, तो रह गया 3,25,000 रुपये पुत्र। ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो एच और एस का ऐड करना है, लेकिन म्यूचुअल ओइंग 40,000 रुपए की माइनस करना नहीं भूलना, नोट नंबर 7 में। हाँ जी, एच का 473, एस का 237 और माइनस कर रहे हैं जी म्यूचुअल ओइंग, तो आ गया 6,70,000। और इसके पश्चात आपका आएगा जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 8, सिंपली ऐड करेंगे दोनों को और कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। एच और एस का कैश और बैंक का बैलेंस ऐड किया तो ये आ गया पुत्र 1,96,000। आपने यहां जाकर कॉपी पेस्ट कर दिया और जब टोटल किया तो आपका जो लायबिलिटी का टोटल था एसेट साइड का भी सेम टू सेम टोटल आ जाएगा, ये मैच कर जाएगा। ठीक है जी, तो वेरी गुड क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ लर्निंग्स, लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स इन दिस क्वेश्चन एंड अच्छा बढ़िया समा बांध दिए इस क्वेश्चन ने। चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस भी है हमारे पास, देखते हैं। हाँ जी, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे सामने कहता है जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कैसे प्रेजेंट करें, कहता है एज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, एज अ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द पेरेंट होल्डर, ये तो कतई नहीं, सेपरेटली फ्रॉम लाइबिलिटी एंड इक्विटी ऑफ पेरेंट होल्डर, या फिर एज अ पार्ट ऑफ एसेट। देखो जो चीजें क्लियर हैं, ना तो ये है और ना एसेट का पार्ट है। कई बार बच्चों को लगता है लाइबिलिटी साइड पे तो आता है, ये साइड नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है एज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी के नहीं। फिर यहां पे पूछ रहा है सेपरेटली फ्रॉम लाइबिलिटी एंड इक्विटी ऑफ द पेरेंट, हाँ इन दोनों से अलग, ऊपर आ जाती है इक्विटी ऑफ पेरेंट शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस और नीचे आ जाती है लाइबिलिटी, बीच में कौन पड़ा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक और प्रश्न है हमारे पास, कहता है जी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड यूजिंग डैश अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द लाइक ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट इन द सिमिलर सर्कमस्टांस। कहता है जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, होल्डिंग और सब्सिडरी को जब इकट्ठा कर रहे हो, तो उनकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या वो डाइवर्स होनी चाहिए, डिफरेंट, यूनिफॉर्म, या कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आंसर आएगा, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज यूनिफॉर्म होनी चाहिए जब आप कंसोलिडेशन कर रहे हो, ठीक है ना, ये कायदे से लिखा गया है। तो ठीक है जी, हमारा सेशन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यहाँ पर एंड हुआ। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग से करते हुए पूरा सेशन देख लीजिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।